अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पार्लिमानी जमातें बिलाखिर पार्लियामान में खड़ी होकर पार्लिमानी सियासत की बातें करना शुरू हो गई हैं। महमूद खान अचकज़ई के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास का अपोजिशन लीडर के तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके जहां हुकूमत ने अच्छा इकदाम किया, वहीं अपोजिशन रहनुमाओं ने भी आज ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में शिकवे शिकायतों के लहजों में मुज़ाकरात करने और सियासी स्पेस देने की बात कर डाली। हुकूमती बेंचेस की जानिब से आज फिर अपोजिशन को बातचीत की पेशकश की गई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा कि आएँ और बैठकर बातचीत करें ताकि आगे बात बढ़ सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं, जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं बैठकर बात शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन और मैंडेट की जहाँ तक बात है तो 2018 में RTS सिस्टम भी बिठाया गया था, इसलिए आगे बढ़ें और बैठकर आइंदा के लाहे अमल और शफाफ इंतखाबात के मामलात पर बात करें। अपोजिशन रहनुमाओं ने बातचीत के लिए रजामंदी तो जाहिर की, मगर इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी को लेकर हुकूमत पर तनकीद भी की और मुज़ाकरात की राह में रुकावट की वजह भी बताई। ताहम ये खुशाइंद है कि हुकूमत और अपोजिशन 2.5 साल की टक्कर की सियासत के बाद बिलाखिर आज ऐवान में मुज़ाकरात के नुक्ते पर इत्तेफाक करती नजर आ रही है और अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी से भी सियासी तनाव का टेम्परेचर कम होता दिखाई देता है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या बगैर किसी पेशगी शराइत के हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ पाएंगी, और अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जानिब से रजामंदी होगी और गारंटी कौन देगा? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। बहुत शुक्रिया मरवत साहब ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, ज्वाइन किया आपने। मरवत साहब, ये जो आज माहौल देखा हमने दोनों ऐवानों में, पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं दोनों जगह पे रियलाइजेशन हो गई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बिलखुसूस जो तकर्रुरियाँ हुई हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की और अल्लामा राजा साहब की। आप समझते हैं कि ये अब दोनों असेंबली के फ्लोर को इस्तेमाल करते हुए माहौल को ठंडा कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया मधु करने का। ये खुशाइन पेशरफ्त है। ये तकर्रियाँ जो हुई हैं और ये 5-6 माह जो है टेंशन में कटे, नहीं कटने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि पार्लियामान में किसी एक मेंबर चाहे किसी भी साइड से हो, उनकी तकरीर या अल्फाज का चुनाव जो है वो माहौल को बनाता भी है और ख़राब भी करता है। और माजी में हम हमेशा ये देखते आए हैं कि तरफेन से कोई भी मेंबर अच्छी बात मुंह से नहीं निकालता था। उनको चोर कहते थे, ये इधर चोर कहते हैं, और एक दूसरे के लीडर्स के खिलाफ जो है। बहरहाल इन बातों से कभी कुछ बना नहीं, तलखियां बनी और ऐवान अमूमन रजवाड़े का मंजर पेश करने लगा। अभी ये जो पीरियड है, ये मेरा ख्याल है कि इस पीरियड या इस मयाद को बेहतर बनाने में अपोजिशन ने अच्छा किरदार अदा किया है। खसूसन महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर बड़ी बामानी थी जब उन्होंने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं हस्ब इक़्तिदार के साथ कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उनसे 2 कदम आगे बढ़ के जाऊं। उन्होंने दबे अल्फाज में हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, और मेरा ख्याल ये है कि उनकी इस तकरीर से जो है कुछ उम्मीदें बंदी होंगी। लेकिन मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि 8 फरवरी सर पे आ रहा है, और मेरा ख्याल नहीं है कि 8 फरवरी से कबल हुकूमत ये मुनासिब समझेगी कि कोई मुज़ाकरात का आगाज हो, क्योंकि 8 फरवरी को वो एज ए थ्रेट नहीं लेना चाहते हैं। और 8 फरवरी जो है वो PTI के लिए, यानी आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले हुकूमत या 8 फरवरी तक ब्लैकमेल नहीं होना चाहती। इन अदर वर्ड्स, देखिए मरवत साहब, 3 महीने से ये चीज़ रुकी हुई थी, दोनों की नोटिफिकेशन नहीं हो रही थी। बार बार ज़ाहिर PTI के लोग ये बात भी कर रहे थे, आपने भी टेलीविजन स्क्रीन पर मुतादिद बार कहा है। ये ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ही उन्होंने फैसला कर लिया स्पीकर साहब ने कि जी, और चेयरमैन साहब ने कि जी हम नोटिफिकेशन जारी कर देते? देखिए, किसी चीज को जो कानून के तहत होनी है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट एंड नेशनल असेंबली, ये आईनी तकाजे हैं। आईन कहता है कि ये सीटें वैकेंट नहीं रह सकती है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को पूरा तो करना था, ज्यादा से ज्यादा कोई ताखीरी बहाने किसी हद तक चल सकते हैं। ये जो ताखीर हुई, इससे मजीद ताखीर अगर होती
तो मेरा ख्याल ये है कि एक्सप्लेन करना पड़ता कि भाई ये ऐवान जो है या पार्लियामान दोनों जो इनकी हाउसेस हैं ये नामुकम्मल हैं और बहुत सारी जो अपोजिशन लीडर के फराइज हैं आईन के तहत वो अंजाम नहीं पा रहे थे। ठीक है। तो ये इसके बाद मजीद ताखीर जो है वो कुछ ज्यादा भारी हो जाता हुकूमत के लिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो इस मसले को हल करना चाहती थी, एक हद तक वो ले गए, अब मजीद ले जाना शायद ये कोशिश जरूर हुई महमूद खान अचकजई साहब के नाम तब्दील होने की। लेकिन एक चीज पे मुझे हैरत है कि अचकजई साहब मियां साहिबान के काफी करीब रहे हैं बिल्कुल। और इसी तरह पीपल पार्टी के साथ भी काफी उनकी गाड़ी जो है मादी में बड़ी खूब चली है। एस्टेब्लिशमेंट भी उनको जो है कभी बुरी नजर से नहीं कुर्बत देखती रही आई है। तो लिहाजा इन तमाम खवास के साथ उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे तकर्रुरी जो है वो शायद हुकूमत को इसका एडवांटेज लेना चाहिए और उनके तजर्बे से, उनकी बसीरत से ठीक है। मुस्तफीद होना चाहिए ताकि ये जो मुल्क में हालात हैं, और ये एक दफा मैं फिर कह दूं कि जो भी बात होगी 8 फरवरी के बाद होगी। ठीक है, और 8 फरवरी के बाद आप कह रहे हैं कि जो भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने वाला सिस्टम होगा वो 8 फरवरी के बाद होगा। नासिर बट साहब, सीम्स लाइक कि आप लोग, जो मैंने आज दोनों ऐवानों में तकरीर सुनी है, ऐसा लग रहा था कि हुकूमती बेंचेस जहाँ पर ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है बातचीत होनी चाहिए, वहाँ पर शिकवे भी बड़े थे, वहाँ पर थोड़ा लहजा भी तल्ख हुआ है। अब आप लोग तैयार हैं मुकम्मल तौर पर कि 8 फरवरी के बाद ही बात होनी है, उससे पहले जो पीटीआई ने कराना है वो कर ले, और फिर क्या सिर्फ मुज़ाकरात ही होंगे, सियासी स्पेस भी दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत तो शुरू दिन से, जब इसी इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी, पीएम साहब ने कहा कि अपोजिशन से कि आए हमसे बात करें। वो उमर यूसुफ साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर भी थे, लेकिन उनका रवैया आपके सामने था और रवैये में चेंजिंग नहीं ला रहे थे। उनका रवैया ऐसे ही था। तो फिर मुज़ाकरात तो देखे ना, ताली 2 हाथ से बजती थी। हम कोशिश करते थे कि मुज़ाकरात हो, लेकिन आगे से वो जो आगे से जवाब आता था वो आपके सामने था। तो अब अगर 2 साल 2.5 साल गुजरने के बाद अब अगर इमरान खान ने ये सोचा कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो बंद गली में रुक गया, कि आगे उसको कुछ नज़र नहीं आया, तो हम उस पर तनकीद तो नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि यार, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मैंने अब सेनेट में भी कही कि पीटीआई में अगर कोई उसको बंदा नज़र नहीं आ रहा था कि कोई बंदा वो उस पर वो इत्मीनान करता, वो हर दफ़ा कभी एक का नाम लेता है कभी दूसरे का। अब उन्होंने महमूद खान अचकजई का नाम लिया और वो समझा कि मैं अपने रास्ते से थोड़ा पीछे हटूं, और अगर इसी रवैये पे रहा तो वो दिन ब दिन बंद गली में जा रहा था। और बट साहब, ये भी था ना कि महमूद खान अचकजई साहब पे 9 मई भी तो नहीं है ना, क्योंकि आपने एक के बाद एक तीनों हाउसेस के, यानी पंजाब के अपोजिशन लीडर भच्चड़ साहब हो गए, सेनेट के हो गए और कौमी असम्बली के हो गए, तीनों तो उड़ा दिए थे। तो वो एक सेफ ऑप्शन थी। नहीं, देखें आप मुझे बताएं कि वो क्या हमने कहा था ये जाके करें? अगर आप ये कहें जी कि हम उनको वहाँ छोड़ के आगे जाओ जी ये कार्रवाई करो, और बाद में हम कहें जी क्यों किया, हमें तो खुद इस चीज़ पे है कि हम समझते थे कि 9 मई जब हुआ तो इमरान खान, इतना समझदारी उसको होनी चाहिए थी, जब उसके अपने लोग सामने आए, सब कुछ हुआ, तो उस वक्त भी ऐलान कर देता कि गलती हो गई और ये जो नहीं होना, हम ये करना नहीं चाहते थे। कुछ लोग आए जो भी वो कोई जिस तरह वो कोई बात कर लेता है कह देता, लेकिन उसने हमेशा ये कहा कि नहीं मैं तो हुई नहीं। वो आज तक कहते हैं कि हम नहीं है। तो ये चीज़ें तो उनकी थी। अब अपोजिशन लीडर बन गया जो महमूद खान अचकजई साहब बने हैं, समझदार आदमी है, अच्छे। और तो वो आप एक मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे बट साहब, जस्ट अ मिनट, अब आप मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे तो क्या माफी से शुरू करेंगे? मुज़ाकरात में ये नहीं कहेंगे, नहीं मुज़ाकरात तो देखे ना, अभी एक माहौल बनेगा, अपोजिशन लीडर उनका बन गया है, बात शुरू होगी मुज़ाकरात। ये 8 फरवरी का जो इनका एक वो कहते हैं ना कि जो ड्रामा लगा रहे हैं हम करेंगे, वो कर लें। 8 फरवरी कब, कितने दूर है ये 8 फरवरी को जब देख लेंगे कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तीनों सूबों से तो वैसे ही
फारग हो चुका है। एक सूबे में भी वो ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह आ रहा है हुकूमत से सब कुछ उसका, तो 8 फरवरी के बाद हम बैठेंगे। हम तो ये ज़रूर कहते हैं कि आप 8 फरवरी का जो कहते हैं ना कि हमें गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं, वो आप करें। हुकूमत अपोजिशन को उसका राइट देगी जो एक जमहूरी तरीका है। बंदे तो इनके लिए है नहीं, आपने देख लिया। अब अगर वो मेरा ख्याल है महमूद खान अचकज़ई ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान को बाहर निकालो, वो ये नहीं कहेंगे मैंने उनसे बात करनी है, वो एक जमहूरी तरीका अख्तियार करेगा। अपोजिशन जो अपना राइट है वो लेगी, जमहूरी तरीके से बिल्कुल होगा, हर चीज़ पे बात होगी। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे 10 कहते हैं ना कि आपस में बातें आपस में नहीं मिल रही है, इख्तलाफात हैं, जब टेबल पे बैठेंगे तो उसमें 1-2 हल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा मसला है, वो भी टेबल पे बैठ के होगा, हुकूमत और अपोजिशन का। ठीक है। महमूद खान अचकज़ई साहब जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे, हुकूमत भी जमहूरी तरीके से उनके साथ रहेगी, बात होगी। और ये एक आपको अच्छी चीज़ नज़र आएगी कि हम समझते हैं कि सबसे पहले हम अगर इलेक्शन कमीशन वाले मसले को जल्दी हल कर लें और रिफॉर्म ले आए, क्योंकि आने वाले 3 साल बाद जब इलेक्शन हो तो कम से कम ऐसी शफाफियत हो कि हारने वाला भी माने और जीतने वाला भी माने। ये हाँ, लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर ये है कि उनको 2024 के 8 फरवरी के इंतखाबात जहन से निकालने पड़ेंगे और आप लोगों को RTS वाला मामला निकालना पड़ेगा और फिर आगे बात बढ़ेगी। मरवत साहब, ये जो 8 फरवरी है, क्या एक्सपेक्ट करें PTI से, क्या होगा? मैं खुद समझता हूं कि 8 फरवरी जो है वो शायद तहरीक से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी करता धरता है वो जान छुड़ाने के चक्कर में है कि किसी तरह भी हो 8 फरवरी गुजर जाए। असल में तो जो मुद्दा खान का है और जिससे पार्टी के मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं वो एहतजाजी तहरीक है। ये एक दिन का एहतजाज और फिर एक दिन के बाद का कोई लायामल नहीं। इससे मतलब ये है कि ज्यादातर फोकस जो है ये वक्ती कार्रवाइयों पे होगा और मसले का हल जो है वो शायद ये नहीं चाहते। नबज तो ये बता रही है कि PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट के लाएअमल का ऐलान करना है कि जी किस तरह निकलना है, किस लिए निकलना है, कब निकलना है, कहाँ तक निकलना है, क्या मकासद हैं, मकासद के असूल के बाद मकासद के असूल किस तरह करनी है और इसको अमली जामा किस तरह पहनाना है, ये सारी चीजें गायब है। बस एक दिन की बात हुई है कि 8 फरवरी को पयाजाम होगा। अब ये एक कुदरती पयाजाम है, इतवार के दिन तो वैसे ही सारी दुकानात मार्केटें बंद होती है, तो लिहाजा ये इस छुट्टी का जो है ये कहना कि जी छुट्टी के दिन दुकानात हम लोग बंद करेंगे, आपने छुट्टी का दिन ही चुन लिया और फिर आप इस पे कहेंगे कि जी ये दुकानात जो हैं हमारी वजह से बंद हैं। तो फिर आप समझते हैं कि अलामती तौर पे सिर्फ ये एक दिन का कॉल दी गई है, एहतजाज क्यों करना चाह रही है? देखिए ये सारे जो लीडर्स हैं ना ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि खान क्या चाहता है। खान ये तहरीक तो नहीं चाहता है ना कि जनाब एक दिन की और वो भी छुट्टी के दिन की आप शटर डाउन स्ट्राइक दें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका क्या लाएअमल है, खान को आपने किस तरह रिहा करना है, इस पे तो ये खामोश है। असल में स्ट्रीट मूवमेंट का मतलब ये था कि आपने गली गली घर घर जाके हर एक पाकिस्तानी के पास जाना है। आपके MNAs ने, आपके वर्कर्स ने, आपके MPs ने, आपके वज़रा ने और हर उस शख्स ने जो PTI का स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब करना चाहता है। ये तो नहीं है वज़ीर आला साहब लाहौर गए, कराची गए तो ये स्ट्रीट मूवमेंट है। स्ट्रीट मूवमेंट से मुराद है हर गली में, हर चौक में, हर बाजार में जो हैं पाकिस्तानियों के पास जाके उनको बताना है कि भाई आप लोगों का निकलना क्यों जरूरी है और किधर के लिए निकालना है, कब के लिए निकालना है, आपने मार्च करना है नहीं करना है, आपने एहतजाज को कहाँ पे ले जाना है, ये सारी चीजें बिल्कुल गायब हैं। तो लिहाजा मुझे तो ये नजर आ रहा है 8 फरवरी तक जो हैं ये बुलंद बंग दावे होंगे। 8 फरवरी पे सिर्फ KP तक मुझे नजर आ रहा है कि महदूद होंगे और 8 फरवरी के बाद फिर कहीं जनाब काफिला निकल जाएगा, बलूचिस्तान चलते हैं। तो इस इन वारदातों से या इन तरीकों से तो खान छूटने वाला नहीं है। और अगर 8 फरवरी का जो भी एहतजाज होगा, खसूसन जो मेन जहां पे जलसा होगा सुहेल अफरीदी साहब का, उस पे जितने ज्यादा अवाम आएंगे शायद उतनी ही जो है PTI के हक में बात बनेगी। लेकिन अगर ये एहतजाज कमजोर रहा ओवरऑल पाकिस्तान में
तो पीटीआई जो जिन बातचीत की तवक्को कर रही है वो बातचीत भी फिर लंबे होंगे। यानी आप कह रहे हैं कि अगर वो एक्सपेक्टेशन जो लगाई जा रही है इस वक्त वो पूरी नहीं हुई तो फिर शायद वो भार भी जो हुकूमत पे पड़ने वाला है या पड़ सकता है वो भी नहीं पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं क्विकली, फिर वापस आते हैं और भट्ट साहब के सामने और मरवत साहब के सामने सवाल ये है कि कौन कौन सी पॉसिबल शराइत हो सकती हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो रखी जा सकती है। अभी तो फिलहाल कोई शराइत सामने नहीं आई है हुकूमत की तरफ से। एक ब्रेक। वेलकम बैक। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो चाहती भी ये है कि हम प्रेशर बिल्ड करें। प्रेशर बिल्ड करने के साथ साथ उनको इमरान खान साहब को भी ये रिपोर्ट देनी है जब भी मुलाकात होगी कि हमने जो भी है एहतजाज करने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि इसी किस्म की रिपोर्ट जो हैं वो जेल में पहले भी जाती रही हैं। बट साहब अभी तो कोई ऐसा कोई शर्त कोई पेशगी बातचीत नहीं हुई है हुकूमत की तरफ से, लेकिन मुमकिन तौर पर हम समझते हैं कि शराइत के बगैर भी बात नहीं होगी। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको, कौन कौन सी शराइत हो सकती हैं जो हुकूमत की तरफ से हों? देखें, सबसे पहले बात है कि कोई अगर आपस में कोई बातचीत होती है तो उसमें शराइत नहीं रखी जाती। उसमें जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के जो तफज़ात हैं उनको दूर किया जाता है, गलतफहमियाँ ख़त्म की जाती हैं और जो एक मुतालबात होते हैं हुकूमत के भी होंगे अपोजिशन के भी होंगे, जब दोनों बैठेंगे तो उसमें जो मसाइल है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दहशत गर्दी है ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। उसके लिए कोई वफाक पॉलिसी बनाएगा तो उसके लिए चारों सूबों को उस पर अमल करना चाहिए और यही होता है। और बाकी जो सूबों के अपने मसाइल हैं उसके लिए जो वफाक से उनको हेल्प चाहिए होगी वो वफाक पूरी करेगा। कोई और मामला जो होते हैं जैसे देखे ना, अब कोई जिस तरह भी पॉलिसी बनती थी तो एक सूबा नहीं आ रहा, बाकी तीनों आ रहे, एक अमल नहीं कर रहा, तीनों अमल कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो होती है ना ये फिर उसको कहते हैं कि कंटिन्यूटी नहीं रहती किसी काम की भी। और ये चीज़ें भी होंगी। फिर इलेक्शन कमीशन का मसला होगा, इलेक्शन कमीशन नया आएगा, हुकूमत अपोजिशन बैठ के उस पर बात करेगी। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन नया आ जाएगा, रिफॉर्म्स होंगी, दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो यही तरीका होता है। जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो कुछ ऐसे भी मसाइल होते हैं जो दोनों की नज़र में नहीं होते और वैसे वो उनकी तरफ से तो भी जो बड़ा मसला है वो मुलाकात का है ना, ये मसला है, वो तो हल तलब है। मुलाकात हो जाएगी। देखें, मुलाकात हो जाएगी जब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे अमल करेंगे। मुलाकात करने जो जाएगा जेलर से, उससे वो एक बंदा है, दो है, चार है, जब आप इस तरह के जत्थे और जाके वहाँ मीडिया ले जाएंगे, वहाँ ये ऐलान करना शुरू कर दें आप लेके जाएंगे, दीवार तोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो कोई नहीं है ना। मेरा ख्याल है जो अपोजिशन लीडर साहब हैं महमूद खान अचकज़ई, वो भी ये अगर ये मुतालबा करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात हो, वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो जाएंगे। चंद बंदे जो भी हैं या फैमिली की मुलाकात जब होती है वो फिर उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। इस रवैये से मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी कि वहाँ बाकी जो मुलाकात हो जाएगी वो लिमिटेड लोगों की होगी, छांटी करके लोगों की होगी, या वो सबके लिए होगी कि सब मुलाकात जो चाहता है? नहीं, देखें वो अगर एक रूल रेगुलेशन के मुताबिक एक कहती है उसकी मुलाकात हफ्ते में एक दिन अगर फैमिली के साथ होती है, अब फैमिली के जितने बंदे हैं जाहिर है वो 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, जिस तरह उनकी बहनें मिलने जाती है। यानी अगर मरवत साहब मिलना चाहें तो वो भी मिल सकते हैं। देखें, मरवत साहब मिलना चाहे मिल सकते हैं। देखें, वो सलमान अकरम राजा ने कहा हाई कोर्ट में कि जिनके मैं नाम दूंगा वो जाएंगे, जो खुद इन्होंने किया हुआ। अगर वो मरवत साहब का नाम देंगे वो चले जाएंगे, अगर वो नाम नहीं देंगे तो फिर मुलाकात आपको पता नहीं होगी। मरवत साहब अगर चाहेंगे सुप्रीटेंडेंट जेल से कहेंगे मैंने कैदी को मिलना है, तो मेरा तो ख्याल है अगर सुप्रीटेंडेंट जेल देखेगा कि ये जो मिलने आ रहे हैं मरवत साहब कैदी को, इमरान खान को, तो वो मिलने की इजाज़त हर एक को होती है, उनको भी होगी। लेकिन अब ये हाई कोर्ट का ख़ास जो हुक्म आ गया, इन लोगों ने खुद ये गए कोर्टों में कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इनसे मिले, जैसे उनको हर चीज़ अंदर प्रोवाइड की जाती है तो मुलाकात हो जाएगी। मेरा ख्याल है जब महमूद खान अचकज़ई साहब आएंगे तो वो गैर जमहूरी तरीके को खुद भी ऑन नहीं करेंगे और दूसरों को भी ऑन नहीं करने देंगे, तो बड़ा अच्छा एक माहौल चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अच्छा मरवत साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो मुलाकात वाला है, मुलाकात तो अली मीन गंडापुर साहब की भी हो गई थी, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को रिक्वेस्ट की थी, तो मुलाकात तो हो जाती है, हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन अभी आप समझते हैं कि ये जो मुलाकात है इस
सिनेरियो में जब 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारी हो रही है, अगर उससे पहले हो जाती है तो नुकसानदेह साबित होगी? खान साहब ऐसा तो नहीं मुकर जाएंगे, कहेंगे जी बात ही नहीं करनी, इसको ही लंबा करें, या फिर वो उनकी कोई गारंटी लेने को तैयार है कि खान साहब को मना लिया जाएगा? ये मुलाकात न देना जो है वो कोई एक काबिल सताइश फेल तो नहीं है। हाई कोर्ट में ये अहकामात मौजूद हैं। मैं ही ये पिटीशन लेकर गया था, इब्तिदा में ये मुलाकातें शुरू कराई, फिर एसओपी गया। एक जमाने में ये नाम मैं दिया करता था, लेकिन ये जो मुलाकातों पे अब सख्ती हुई है, इसके पीछे जो वाहिद वजह है वो यही है कि कम्युनिकेशन गैप आए, ताकि कोई भी एक्टिविटी खसूसन एहतजाज के हवाले से हो उस पे कोई अपडेट न मिले। और यूं पार्टी जो है, चूंकि सारा इख्तियार खान खुद अपने साथ रखे हुए हैं, तो इन एहतजाजी मामलात पे पीटीआई जो है डायरेक्शन लेस है। अच्छा। इनको पता ही नहीं है कि एहतजाज जो है इसका क्या लाएमल देना है, स्कोप क्या होगा, कितने दिनों का होगा, क्या ये सारी चीजें कभी इन्होंने डिस्कस ही नहीं की, ना आपस में ना खान के साथ। और ये चूंकि 8 फरवरी जो है वो डी डे है, तो लिहाजा 8 फरवरी में ये न हो कि एहतजाज का दायराकार एक्सपेंड कर दिया जाए या एहतजाज जो है पहिया जाम से सड़क जाम पे आ जाए। तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्विएट करने के लिए जो मुलाकातें हैं उन पे कड़ी निगरानी हो रही है और नहीं दी जा रही है। इसके अलावा कोई दूसरा मुहर्रिक या मकसद हासिल नहीं हो रहा है। अलबत्ता इससे हुकूमत की बदनामी भी होती है, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात करता है, कैदियों के जो कोवेनेंट है इंटरनेशनल, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, वो भी वायलेट हो रहे हैं। तो लिहाजा इतनी भारी कीमत अगर हुकूमत अदा कर रही है, इसके पीछे जो है वाहिद वजह यही है कि कम्युनिकेशन जो है वो गैप हासिल रहे और इसका जितना भी एडवांटेज हो सकता है वो एडवांटेज हासिल किया जाए। ठीक है, तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं हो गया? मतलब इससे पहले कि कोई और ट्वीट आए सख्त। ट्वीट भी आते हैं, देखिए एक चीज तो है ना, वो ये है कि ये सारे जो भी अवामिल हैं, ट्वीट का आना या आज़ादी इज़हार राय या शख्सी आज़ादी या अदालतों के अहकामात न मानना, ये कोई काबिल सताइश अफ़ाल तो नहीं है ना। इनसे अब देखिए पार्टी को बात चीजों पे मुज़ाकरात हो सकते हैं जिस तरह आपने बात की। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो 1 पॉइंट एजेंडा होगा, वो होगा असीरान की रिहाई। बाकी इससे ज्यादा शायद हुकूमत सुनने को भी रवादार नहीं है। ठीक है। तो खान की अगर रिहाई या जो सियासी असीरान की रिहाई हो जाती है, बाकी मसले मसाइल इतने बड़े हैं कि वो खान वो इख्तियार किसी को डिलीगेट ही नहीं कर सकते हैं कि वो जाके इनसे बात करें। अगर उस पर कोई बात किसी वक्त होनी हुई तो वो बात खान साहब खुद करेंगे, लेकिन फिलवक्त जो है वो तो मुज़ाकरात का एक ही 1 पॉइंट एजेंडा मालूम होता है और वो है सियासी असीरान की रिहाई बशमूल इमरान खान। ठीक है। अब इसके लिए क्या पैराफर्नेलिया बनाते हैं, क्योंकि खान की रिहाई जो है ना मौजूदा हालात में अगर होनी है तो वो बगैर गारंटीज की बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि शदीद अंदेशे उनकी जात से लायक हैं बहुत सारे लोगों को। और ये गारंटी देने वाले भी हैं कोई कि नहीं? क्विकली गारंटी देने वाले माजी में थे, दिसंबर में गारंटर ढूंढे जा रहे थे। लेकिन फिर चंद ऐसे, मिसाल के तौर पर एक गारंटर उसमें अली अमीन खान भी था। तो अली अमीन खान उन तीनों गारंटर में से एक अली अमीन खान था, और दिसंबर ही में जब अली अमीन खान दीगर 2 गारंटर अमेरिका से ले आया तो इसी दौरान खान ने उनको सूबाई सदारत से हटा दिया। तो अमेरिका से कौन गारंटर आए थे? 2 वो लोग आए थे जो गारंटर उन्होंने मांगे थे, जिनकी मुलाकात हो गई थी। लेकिन जब अली अमीन खान को हटाया ना सूबाई सदारत से, लेकिन गारंटर तो सऊदी अरब से भी ढूंढे जा रहे थे। 3 गारंटर मांगे थे पीटीआई से, खान से, और उनमें एक अली अमीन खान थे, 2 और लोग थे। लेकिन मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ ना वो ये था कि फिर दिसंबर में जब ये अली अमीन खान से सूबाई सदारत का ओहदा लिया गया तो उनको लेने के देने पड़ गए कि भाई आप हमारे गारंटर बन रहे हैं, वो तो पार्टी में आपसे ही ओहदे ले रहे हैं। तो वो गारंटर वाली बात फिर पसे पुश चली गई थी।
ठीक और उससे मामला जो है वो अब तक ख़राब है, तो सीम्स लाइक गुंडी है नहीं अभी। बहुत शुक्रिया शेरफजल मरवा साहब, आपका भी। सेंटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अमन का दाई अमेरिका दुनिया के एक एक मुल्क में जंगी अलार्म बजा रहा है। पहले वेनेजुएला की खुद मुख्तारी को रौंद डाला, अब ईरान में रिजीम चेंज करने और वहाँ के हालात ख़राब करने के इक़दामात में भी मुलव्वस है। जबकि दूसरी जानिब ग्रीनलैंड में भी अपने तैयारे भेजकर जंगी माहौल बनाने की भरपूर कोशिश में है। मशरिक़ वस्ता का अमन और दुनिया के दीगर पुरअमन ममालिक में ताकत का एक नया खेल खेलने के लिए अमेरिका जोरे बाजू पर अपनी क़ुव्वत तस्लीम करवाने के लिए मुतहरक हो चुका है। कीमती मादनियात और तेल के ज़खायर पर कब्जा जमाने के मंसूबे पर अमल दरामद में अमेरिका दुनिया भर में अनरेस्ट पैदा करने की फ़िज़ा क्रिएट कर चुका है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एडवेंचर चीन और रूस को भी अपनी लपेट में ले लेगा, और सबसे बढ़कर ईरान में रिजीम चेंज का मंसूबा जहां पूरे खित्ते में अमन को तबाह करेगा, वहीं आलमी ताकतों को भी एक नई जंग के सिरहाने लाकर खड़ा कर देगा। अमेरिका मशरिक़ वस्ता और दुनिया के अमन के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, इस बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पैनल में मंसूर अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, ये जो हम डिप्लोमेटिकली दुनिया को चलते हुए देख रहे हैं एक अरसे से, और हम समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो अफ़ाम तफ़हीम से, बातचीत से हल हो सकती हैं, आज जब हम देख रहे हैं कि जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान को धमकी लगा रहे हैं और उनके सुप्रीम लीडर के बारे में कह रहे हैं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, चेंज होना चाहिए वहाँ पर, वहीं पर वो ग्रीनलैंड में अपने जंगी तैयारे भी अपनी अमरीकी बेस में भेज रहे हैं, कोई नई जंग शुरू होने की ये पेशगी सूरत हाल बन सकती है? जी, तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो दूसरी टर्म है उसमें उन्होंने अभी उनका एक पहला साल बिल्कुल मुकम्मल होने को है, 20 जनवरी को मुकम्मल होगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की है। अगर आप पहले साल में देखें तो हर किस्म की जो है उन्होंने टैरिफ में इंक्रीज से लेकर और वेनेजुएला के ऑपरेशंस तक, और फिर जिस तरह आपने बताया ईरान के ऊपर मुस्तकिल प्रेशर रखा हुआ है। लास्ट ईयर में इजराइल की तरफ से भी ईरान पे अटैक हुआ, और फिर यूएस ने भी वो अपना बॉम्ब उनके एटॉमिक प्रोग्राम पे गिराया। तो ये एक उनकी बड़ी थॉट आउट किस्म की पॉलिसी है, ट्रंप की बड़ी डिक्लेयर्ड अप्रोच है। वो इसको छुपा भी नहीं रहे, बड़े साफ तरीके से कह रहे हैं कि वो इसी पॉलिसी को परसू करेंगे। इसलिए ये एक आप समझें कि जो हम नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं या चेंज की बात करते हैं, तो वो चेंज एक्चुअली की तरफ चीज़ें गामजन हैं। और यूएस जो है, इस वक्त यूएस ने वेनेजुएला के बाद अब ईरान के ऊपर तो एक कांस्टेंट प्रेशर चलेगा, लेकिन ग्रीनलैंड जो जहाँ पे उनके अपने एलाइज हैं, यूरोपियन एलाइज, वहाँ पे भी आप देख रही हैं कि उनकी जो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो उन्होंने ट्वीट्स लीक किए हैं, इंफॉर्मेशन लीक की है अपने एलाइज के साथ, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट के रिमार्क्स भी हैं, डेनिश प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स भी हैं, दीगर लोगों के भी हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन इवॉल्व होने जा रही है अगले 2, 3, 4 सालों में, जिसमें बहुत मिडिल साइज पावर्स जो हैं, मीडियम साइज कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, इनको बड़ा फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा। हमारे चूंकि दोनों ममालिक के, यूएस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, और दूसरी तरफ जो चाइना या रशिया है उनके साथ भी हमारी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और गुज़िश्ता साल में हमारी पॉलिसी काफ़ी कामयाबी से स्टीयर की है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी मिनिस्ट्रीज ने, सिविल और मिलिट्री दोनों, हमारी क़यादत जो है उन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी से इसको डील किया है। तो मेरा ख्याल है कि इसी पॉलिसी को जारी रखते हुए हमें बैलेंस के साथ एंगेजमेंट जारी रखने की ज़रूरत है। हर जो फैसला जहाँ पे लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, उसे म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ, अंदरूनी कंसल्टेशन के साथ लिया जाए, और अपने एलाइज जो हैं, मतलब मिडिल ईस्ट में हमने सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ या कतर के साथ, इन कंट्रीज के साथ जब भी हम मिडिल ईस्ट में भी जो गजा पीस बोर्ड के ऊपर अब बातचीत होगी, उसकी ऑफर हमें आ चुकी है, उसमें भी काफी चूंकि चैलेंजेस आएंगे, काफी मुश्किल फैसले आएंगे। एस्टॉनिशिंगली आपने चूंकि पीस बोर्ड की बात की है जनरल साहब, पीस बोर्ड में खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जहाँ पर पाकिस्तान को और दीगर ममालिक को इन्विटेशन भेज चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी भेजा है। बट ऑन दी अदर हैंड ग्रीनलैंड पे वो अपने तैयारे भेज के एक जैसे कहते हैं कंफ्यूज्ड सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। तो डू यू थिंक कि चाइना एंड रशिया विल बी फेसिंग अमेरिका सून?
जी फरवा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और मंसूर साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए दोनों के डिफरेंट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। जियो इकोनॉमिक्स लीड में है, ग्रीनलैंड के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। वहां पे उसको जो अपोजिशन है वो ऑफ कोर्स चाइना और रशिया तो है ही हैं, और दे आर डायरेक्ट अपोजिशन में वही कंपटीटर के तौर पे नजर आ रहे हैं। और वेस्ट का भी इंटरेस्ट है। देयर आर ऑलरेडी 8 से 10 कंट्रीज ऐसी हैं वेस्ट में जो इसको अपोज कर रही हैं। उनका अपना इंटरेस्ट है वेस्टर्न नेटो के ऊपर, यही तो प्रेशर है। और उसी को एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो 10% एडिशनल टैरिफ है ऑन दीज यूरोपियन कंट्रीज, वो उन्होंने अनाउंस किया जी। तो उनका वहां पे तो उनके डायरेक्ट आई मीन ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे भी जो पीस बोर्ड में आप कह रही हैं कि रशिया को उन्होंने इनवाइट किया है, तो गाजा के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रशिया और इंडिया को एडवाइस किया है। पूरे इस गेम के पीछे ना फरवा, देखिए यूएस अपने भी वो उस इशू को एड्रेस, जैसे गाजा की हम अगर मिसाल ले लें कि वो गाजा को एड्रेस करते के साथ साथ अपने जो जियो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी अचीव कर रहे हैं। रशिया के साथ एक सिचुएशन चल रही है, वो स्टिक एंड कैरेट करते रहते हैं जी, वो बेट करते रहते हैं। इंडिया को भी उन्होंने कहा है कि आप भी आईजीपी इस बोर्ड में शामिल हों। तो दिस इज अ बायलैटरल। रशिया सीरिया तक, तो सीरिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखते तो उस वक्त अगर शामिल होता, क्या ट्रम्प साहब चीजों को सुलझा रहे हैं, मजीद उलझा रहे हैं? क्योंकि अलास्का में जो पीस समिट हुआ था जिसमें व्लादिमीर पुतिन साहब गए थे, उसमें तो यूक्रेन और रशिया वाला मामला हल ही नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद वो एक तरफ से दावत दे रहे हैं, चाहे वो गजा के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन दूसरी तरफ वो उनको डायरेक्टली धमकाने के लिए अपने तैयारों को वहां पर पहुंचा रहे हैं, दैट वी आर रेडी। देखिए अमेरिका का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने जहां पे भी देखा है, जिन्होंने डेमोक्रेसी वर्सेस कैओस की जो वॉर लड़ी है कि जी हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं और कैओस वाले एलिमेंट्स को खत्म करेंगे, तो डेमोक्रेसी की जंग लड़ते लड़ते कैओस जरूर छोड़ गए। तो ये तो वहां का ट्रेंड बन गया है। तो इस वक्त तो वो कहते हैं ना कि डबल एज है जी। उनकी दोस्त वो जो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना, इट इज फेटल टू बी it's bad to be enemy of United States, but it's fatal to be friend of United States. तो उनकी जो एप्लीकेशन है कैओस तो छोड़ती है जी, बट क्लियर जियो इकोनॉमिक्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी रवेरा की बात करते रहे गाजा के सिलसिले में, वो इंसानियत, वो वॉर, वो चीजें गायब हो जाती है। बट हैविंग सेड दैट फरवा, कुछ रियलिटीज भी है जिस वक्त दुनिया की। डिबेट तो हम बहुत कर सकते हैं, मोरालिटी पे भी बहुत बातें कर सकते हैं। इस वक्त मोरालिटी, ऑर्डर या पीस, टोटल पीस, पॉजिटिव पीस, ये थोड़े से ख्वाब से लगते हैं जी। इस वक्त डिसऑर्डर है जी दुनिया में। इस वक्त माइट इज राइट, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म इज ऑन। और इस माइट इज राइट में आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, इस माइट इज राइट में मंसूर साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। 38.45 ट्रिलियन डॉलर्स ये डेप्ट जो है ये अमेरिका के ऊपर है। ऑन दी अदर हैंड हमने अफगानिस्तान में भी जो 20 साल जंग अमेरिका ने लड़ी है, उसमें भी हमने उनको जाते हुए भी देखा और आते हुए भी देखा। फिर जो अरब स्प्रिंग के नाम पर जो हुआ मिडल ईस्ट में, वो भी हमने देखा। तो आप समझते हैं कि इतने एडवेंचर के बाद अमेरिका इस कंडीशन में है कि वो एक से ज्यादा महाज पर लड़ाई कर सके? नहीं, देखें, जो वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक मूव्स ले रहे हैं, बेसिकली वो अपने जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के लिए ले रहे हैं। और वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस के मुकाबले में एक डिफरेंट अप्रोच को क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। पिछली जो 20 साल में जो एडमिनिस्ट्रेशंस रही यूएस की, उन्होंने बड़ी लंबी जंगों का आगाज किया। मसलन अफगानिस्तान के अंदर कोई तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स आप जैसा कह रही हैं उन्होंने खर्चा किया। इराक का जो मिशन है, एक्चुअली अभी कल या परसों बकाया जो उनके एडवाइजर्स हैं वो गए हैं वापस, तो कल या परसों क्लोज हुआ है। उसमें उन्होंने एक ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट किए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपनी ऑडियंस को, अपनी लोकल अमेरिकन्स को क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या पेश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को दोबारा से मुस्तहकम करूंगा इकोनॉमिकली, और इकोनॉमिकली मुस्तहकम करने के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका अगेन जी, पावर को यूज करूंगा। और पावर किस तरह वो यूज कर रहे हैं? वो स्मॉलर ऑपरेशन, शॉर्टर ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस तरह वेनेजुएला में किया, ईरान में हो गए, मिडिल ईस्ट में हो गए। तो उन्होंने, और फिर वो हर ऑपरेशन से कोई ना कोई इकोनॉमिक एडवांटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो उनकी पूरी क्रिटिकल मिनरल्स का कंट्रोल है, ऑयल का कंट्रोल है, क्रिप्टो करेंसी लाना, ये जितने भी इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, ये
उनकी टर्म बहुत ही बिजी टर्म, 1 साल गुजारा है उन्होंने, और अगले भी मुझे लगता है कि 3 साल जो उनकी टर्म के बकाया रह गए बहुत बिजी होंगे, और उसके एंड पे पता तो उस वक्त चलेगा कि बिजी होंगे जहां पर वो बहुत सारी जंगों को खत्म करने का क्रेडिट लेंगे, वहां पर बहुत सारी जंगें शुरू कराने का भी शायद क्रेडिट उनके ही सर जाएगा। जनरल साहब, योर टेक। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक माइंड है इनसाइड यूनाइटेड स्टेट वो भी वेरी है जी उनकी इस अप्रोच से, और जो पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको भी वो इग्नोर कर रहे हैं। अभी जो वॉर्स के बारे में इवन ईरानियन एप्लीकेशन के वक्त भी जो ज्यादातर लोग थे वो देवर अगेंस्ट दी अटैक, किसी वॉर में नहीं जाना चाहते थे। बट मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का जो यूज है टू अचीव देयर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वो दिखा भी रहे हैं, स्टिक दिखा भी रहे हैं। स्ट्रेटेजिक माइंड इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ये भी सोच रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की ये जो वॉर्स है, ये जो एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, ये मल्टीपोलैरिटी का जो सफर है उसकी तरफ और स्पीड में चीजों को लेके जाएगा। अपैरेंटली तो शायद आपको लग रहा हो कि इस वक्त उनका यूनिपोलैरिटी इज इन फुल स्विंग, लेकिन ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ भी बहुत, जिस तरह भी मंसूर साहब भी कह रहे थे कि मिडिल पावर्स का जुड़ना, मिडिल पावर से पहले आप देखिए नेटो के खात्मे का कार्रवाई शुरू हो चुकी है जी। नेटो इज ऑलमोस्ट लूजिंग इट्स वैल्यू, आप अंडरमाइन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को, नेटो खत्म हो रहा है, तो नेचुरली और अलायंसेस बनेंगी, रीजनल अलायंसेस बनेंगी। अभी तो रशिया इज एंटेंगल्ड इन देयर वॉर, कल इस वॉर को अगर वो कहीं लॉजिकल एंड पे खत्म करते हैं तो अगेन, और रशियन थिंकिंग में वो भूलते नहीं है जी, दे कैन पेंट दी, ये जो भी उनके साथ हो रहा है इसको पेंट कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं, कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशन करेंगे। सेम इज द केस विद चाइना अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने जो इकोनॉमिक और वो मॉरल पावर इस वक्त बनने की कोशिश कर रहा है, बट आई एम श्योर कि उसको जब कंपेल करेंगे, आप इकोनॉमिक्स उसकी स्क्वीज करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उसको भी मिलिट्री का यूज किसी इनडायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्ट फॉर्म में, अगर तो उसके इंटरेस्ट लाइक ताइवान वगैरह डायरेक्ट कहीं हिट होते हैं तो फिर तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में भी जाएगा, लेकिन वरना इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको अपोज करता रहेगा। तो आई थिंक ट्रंप साहब की जो मर्कुरियल पर्सनैलिटी है ये अमेरिका को ग्रेट तो पता नहीं बनाएगी या नहीं बनाएगी, लेकिन मल्टीपोलैरिटी का जो सफर है उसको बहुत जल्दी तय करेंगे। और ऐसे में ज़ाहिर है कि दुनिया ज़्यादा इनसिक्योर इसलिए भी हो रही है क्योंकि ताकत की जो एग्जर्शन है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो फिर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।